राकेश झा इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय साझा करने के लिए। सबकी निगाहें आज मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि जिस तरह से जिन बिंदुओं के आधार पर छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट तैयार हुआ, नए लोगों को ज्यादा मौके मिले हैं ताकि एक नया प्रारूप, नया जोश, नई सोच, नया कैलिबर नजर आए। और ऐसी ही तस्वीर डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की भी नजर आ सकती है। जी कुणाल जी, नमस्कार। सबसे पहले देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक संरचना है उसके तहत आपने जैसा कहा, कई ऐसे नाम हैं जिनका वहां पे मंत्रिमंडल में होना संभव है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स, यानी कि किस तरीके से बूथ से लोगों को जोड़ा जाए और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें अधिक से अधिक बीजेपी के प्रति एक कहीं ना कहीं उनमें आस्था जगे। और यही कारण है कि पिछले जो आम चुनाव हुए उसमें देखा आपने, तकरीबन 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे इनकी बहुमत की सरकार बनी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो वहां के विशेष रूप से जो एक्टिव जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उनको निश्चित रूप से कैबिनेट में दर्जा मिलेगा, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, बाकी सभी लोगों को ऐसा मेरा ऐसा मानना है। देखिए, वहां पे 3 फैक्शन काम करता है। उसमें मुख्य रूप से जो माना जाए तो किस तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान के जो नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उनके जो चेहते हैं, पहला फैक्शन है। दूसरा है जैसे कि आरएसएस का भी फैक्टर है, वहां के जो कुछ इस तरह के वरिष्ठ लोग हैं जिनका आपने नाम भी लिया है उनको भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा जो वहां पे मेन फैक्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनके भी समर्थक जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है और आने वाले 2024 में भी वो काम करेंगे। तो इस तरीके से मिला जुला कैबिनेट का वहां पे असर होगा और जो भी लोग अलग अलग जगहों से नेतृत्व किया है और सही मायने में उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है उनको कैबिनेट में स्थान जरूर मिलेगा। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि 8 एमएलए ऐसे शपथ लेते नजर आए हैं जो पहली बार मिनिस्टर बने हैं, जो वहां पर विष्णु दत्त साई की जो कैबिनेट है, और उसमें भी 4 तो ऐसे मिनिस्टर बने हैं जो पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मिनिस्टर बन गए। छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है। क्या कुछ ऐसा ही नजर आएगा? नए नवेले विधायक कैबिनेट में शामिल होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर पहुंचे हैं। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि ये किस तरह से सुलझाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े धड़े हैं। नरोत्तम मिश्रा वहां पर हैं, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं और शिवराज सिंह चौहान। ये तमाम बड़े खेमे हैं। ये बड़े चेहरे चाहेंगे कि उनके अपने चहेते लोग ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट में शामिल हो, तो लिहाजा डॉक्टर मोहन यादव के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि किसको लूं और किसको छोड़ दूं। देखिए, ये बात आपका बिल्कुल कुणाल जी सही है, क्योंकि इसीलिए इतना लंबा समय लगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए केंद्र के स्तर तक, दिल्ली के स्तर तक प्रयास किया गया कि किस तरीके से आम सहमति, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही नजदीक है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी खेमे को या किसी भी गुट को बिल्कुल ही नाराज नहीं किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर में वहां पे जो इश्यूज आए थे चीफ मिनिस्टरशिप को लेके, बहुत ही एमिकेबली ढंग से वहां पे उसको सॉर्ट आउट किया गया और राजनाथ सिंह जैसे मंत्री को भी वहां पे जाना पड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि यह एक संदेश भी है युवाओं को कि यदि आप बीजेपी से जुड़ते हैं एज कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको यहाँ पे भी मौका मिल सकता है। और ये 50-50 का गणित है कुणाल जी। जिस तरीके से 50% मैं ऐसा मानता हूं कि यदि युवाओं का जो उभरता हुआ चेहरा है या चौंकाने वाले जो निर्णय है, जो नए एमएलए हैं जो पहले बार बन रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री पद तक का राजस्थान भजन लाल शर्मा को बना दिया जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि निश्चित रूप से 50-50 कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे नए चेहरे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे और जो 50% लोग हैं जो अलग अलग लोगों के प्रति आस्था रखते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम किए हैं, उनकी इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स है, उनको भी साधा जाएगा ताकि 2024 का जो आम चुनाव होगा उसमें बीजेपी को अधिक से अधिक, इसमें जातिगत जो है संरचना भी देखी जाएगी। जिस तरीके से पाठक जी का नाम आ रहा है तो वहां पे ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, बाकी दलित भी हैं, ऐसे सभी लोगों को, महिलाएं भी हैं, तो सभी वर्गों का जो है वो इंक्लूसिव जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा ताकि वहां पे समाज एक और महत्वपूर्ण सवाल, फिर उसके बाद मैं अगली खबर का रुख करूंगा कि पैरामीटर्स बहुत हाई सेट कर दिए हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने इन कार्यकाल में, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर लाडली बहना योजना हो। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके बाद आपको लग रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव के लिए सरकार
आगे प्रोसीड करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैरामीटर हाई कर दिए। उसी हाई पैरामीटर्स की वजह से इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मध्य प्रदेश में जीत मिली है। देखिए कुणाल जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा वोटर है वो गुड गवर्नेंस को अच्छी तरीके से समझता है। अब ये जो तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी बातें हम आजादी के बाद लगातार करते आ रहे हैं, उन बातों से अब वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। सबको अपनी जो पैरामीटर्स हैं उनको अपना कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। उनकी जो दिनमर्जा की चीजें हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, एम्प्लॉयमेंट है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंडस्ट्रीज है, इन तमाम ऐसे डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उस पे ये लोग शिवराज सिंह चौहान को भी वोट दिए हैं और जो मोहनलाल यादव की सरकार बनी है उसमें भी अपनी आस्था व्यक्त की है। आपने बिल्कुल ही सही कहा है, जब चूंकि पहले के नेतृत्व ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है, ऐसी परिस्थिति में मोहन यादव के पास भी यह एक बहुत बड़ा चुनौती है कि किस तरीके से जो वहां के लोग हैं, वहां के जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, रियायतें दी जाए, उनके डेवलपमेंट किए जाए और सही मायने में गुड गवर्नेंस की एक नए कीर्तिमान स्थापित किया जाए। तो देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती के साथ ये सरकार काम करती नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा